हेलो दोस्तों, तो आपका ज्योग्राफी का प्रीक्योर देखते हैं। पहली आपकी न्यूज़ है स्पेसएक्स डेमो 2 मिशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझते हैं। नासा बेसिकली क्या चाहती है? नासा कह रही है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने का जो भी कॉस्ट है या रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? बेसिकली स्पेस में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसा सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे रिसर्चेस कंडक्ट किए जाते हैं। अब मान लो कि आपको ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट करनी है जो कि आप अर्थ पे नहीं कर सकते, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आप वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके कर रहे हो, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि इसको रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब नासा क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कि नासा को हर बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किसी को भेजना है या किसी और अगर एजेंसी को भी भेजना हो तो उनके लिए रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाए, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं सिंपल शब्दों में कहें तो भेजने की कोशिश कर रही है, क्रू को भेजें, कार्गो को भेजें, ताकि ये सिस्टम जो है बहुत ही रिलायबल बन जाए, कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए। तो बेसिकली डेमो हो रहा है कि भाई कैसे भेज सकते हैं, किस तरह से चीज़ें हम बेटर बना सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि ये जो डेमो 2 मिशन है किससे एसोसिएटेड है, तो आप बोलोगे भाई ये नासा का बेसिक मिशन है जिसमें ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो जर्नी है उसको रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, है ना। दोनों टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं। अब मान लो कि नासा ये करना तो चाहता है, पर नासा का ना एक बेसिक सा हिडन एजेंडा है इसमें। नासा चाहता है कि हम आगे बढ़ेंगे कि मैं जो हूँ मैं चीज़ें डेवलप करने पे ध्यान दूँ, और जो ये ट्रैवलिंग की इशू है, राइट, ये एक दूसरी एजेंसी देखे। इसीलिए बोइंग और स्पेस एक्स को सिलेक्ट किया गया था कि भाई आप बताइए कि आप ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को डेवलप कीजिए जिससे कि हम क्रू और कार्गो को यूएस से लेके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेज दें, राइट। तो बहुत ही सिंपल से अगर मैं इस शब्दों में कहूँ तो बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की कोशिश है जिससे कि जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे रेगुलरली क्रू और कार्गो को टू एंड फ्रो करवाया जा सके। सिंपल, ठीक है जी, समझ में आया। अब यहाँ पे एक टर्म है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। इस टर्म को याद रखिएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? बिकॉज ये जो स्पेस एक्स प्रोग्राम है ये इन टर्न इस कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी बताऊंगी, तो कुछ ऐसा दिखता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। एंड इसमें जो है डिफरेंट तरह की रिसर्चेस की जाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है लेकिन हैबिटेबल है। द मोमेंट आई से हैबिटेबल आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा इसका मतलब है यहाँ ह्यूमन बींग्स भी जा सकते हैं, एंड ऑब्वियसली रिसर्च के जो भी कार्गो चीज़ों की ज़रूरत होगी, है ना, वो भी ईजिली अवेलेबल हो सकती है, सिंपल शब्दों में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये कौन से ऑर्बिट में है? ध्यान देना, लो अर्थ ऑर्बिट में है। दिस इज अगेन वन वेरी फैक्चुअल डेटा। अगर लो अर्थ ऑर्बिट से ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो भी आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अब ये जो पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है इससे कौन कौन सी कंट्रीज डायरेक्टली एसोसिएटेड है? तो 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा। पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको इंडिया का नाम दे दिया जाए तो आपको पता लगना चाहिए नहीं जी ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। अब मान लो कि डिफरेंट कंट्रीज एसोसिएटेड है। अब इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट जगह से आए होंगे, राइट, या इनमें कोलैबोरेशन होगा किसी तरह का। तो जो भी ओनरशिप की बात है या यूज़ की बात है कि कौन से पार्ट का किस तरह से होगा, उसके लिए इन सभी कंट्रीज़ में कुछ इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज़ या अग्रीमेंट्स किए हुए हैं। अकॉर्डिंगली इसकी यूजेज डिसाइड होती है, ठीक है जी। चलिए, बेसिक एजेंडा क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसर्च बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। रिसर्च इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स और अदर फील्ड्स। या मान लीजिए कि किसी तरह की आपको ट्रेनिंग देनी है, जैसे आप मून पे मिशंस भेजना चाहते हैं या किसी और भी जगह मिशन भेजना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि किस तरह से आप इन मिशंस पे रहेंगे, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन, कौन से सिस्टम्स आपको फॉलो करने हैं, कौन से इक्विपमेंट्स आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होंगे।
राइट। तो इन लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए भी वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। और अगर मैं आपको अभी तक का डेटा बताऊं, विच इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट टू लेट यू नो, आई कुड गेट माई हैंड अप टू द डेटा ऑफ सितंबर 2019 कि अभी तक 239 एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, बहुत सारे स्पेस टूरिस्ट फ्रॉम 19 डिफरेंट स्टेशंस हैव विजिटेड दिस पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसर्चेस। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, और जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे उसका बेसिक एजेंडा क्या था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली एक बहुत बड़े प्रोग्राम का पार्ट है जिसका नाम है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि जो भी एक्सेस टू स्पेस है, राइट, इन टर्म्स ऑफ द स्पेस स्टेशन, कि वो इजी हो जाए, वो जो भी कार्गो है, क्रू है, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, जिससे अल्टीमेटली क्या हो, साइंटिफिक रिसर्च बढ़ जाए। और दूसरी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू में भी बताई थी कि नासा चाहता है कि वो बिल्डिंग पे फोकस करे, कि मैं स्पेस क्राफ्ट पे फोकस करूँ, मैं रॉकेट्स बनाने पे फोकस करूँ, और जो ये ट्रैवलिंग का सारा मुद्दा है ये एक प्राइवेट पार्टी या थर्ड पार्टी ले ले, विच इज़ वाई बोइंग और स्पेसएक्स को इनसे मिलाया गया था कि आप जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दीजिए, हम जो है बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब जो भी आपसे इसको क्वेश्चन पूछा जाए यू कैन इजीली आंसर। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं, साइक्लोन अम्फान। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए इट वॉज अ टेम्परेट साइक्लोन, तो क्या आप उसको गलत कर देंगे? बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इट्स अ सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी की मैक्सिमम विंड स्पीड इज़ 120 नॉट्स, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको यहाँ टेबल दिया हुआ है कि किस तरह की विंड्स किस तरह की डैमेज करती है और किस तरह की कैटेगरी स्टॉर्म होता है ये। ठीक है, इसको सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल भी कहते हैं। दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो नाम छोड़ सकते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि किस तरह का जो विंड सिस्टम है वो कैटास्ट्रॉफिक होता है, डेविस्टेटिंग कौन सा होता है, एंड इनकी कौन सी कैटेगरी स्टॉर्म्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी खराब समय में इस पे एक सवाल आ जाए, विच विल बी इजी क्वेश्चन एंड वी डोंट वांट टू मिस इट। एक और चीज़ दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के इंडिया में कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस कर देती हूँ कि अगर इस पे भी आपको सवाल आ जाए यू शुड बी एबल टू आंसर। अब मान लो कि साइक्लोन आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपको इन एडवांस कहीं ना कहीं आपको वार्निंग्स आ जाती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने घंटे पहले की वार्निंग है उसका डिफरेंट नाम दिया हुआ है। मान लीजिए अगर 72 आवर्स इन एडवांस आपको वार्निंग आ गई तो उसको प्री साइक्लोन वॉच कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको 48 आवर्स पहले वार्निंग आ गई तो उसको आप साइक्लोन अलर्ट कहोगे। नेक्स्ट, अगर आपको 24 आवर्स पहले वार्निंग आई है दैट्स कॉल्ड साइक्लोन वार्निंग। एंड जो इसकी फोर्थ स्टेज है कि 12 घंटे पहले, राइट, अगर आपको आता है तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। तो या तो आपको घंटे के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है या आपको आ सकता है कि 4 स्टेजेस कौन सी है सीक्वेंस में बताइए, तो आप उनको सीक्वेंस में भी बता सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के बेसिस पे इनमें से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जहाँ तक स्टैटिक टॉपिक्स की बात है, क्योंकि इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मेक श्योर यू गो बैक एंड रीड अबाउट की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट कौन सी हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके प्रीमिक्स में भी डिस्कस किया है कि अगर आप अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कंपेयर करो तो अरेबियन सी में काफ़ी कम साइक्लोन्स आते हैं दैन बे ऑफ बंगाल। इसका रीज़न क्या है? तो मे बी समडे आई मेक अ वीडियो फॉर इट, बट अभी के लिए आई हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीक्योर और बहुत ही प्रीमिक्स, बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है, आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सोलर मिनिमम। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि सन जो है सोलर मिनिमम स्टेज पे चला गया है। ठीक है, और अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इतना कोई टफ चीज़ है नहीं। सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम 2 टर्म्स है। अगर मैं और सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूँ, कुछ सोलर एक्टिविटी चल रही है ना। सोलर एक्टिविटी में अगर आप देखो एक सन एग्जिस्ट कर रहा है, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, अगर मैं लॉजिक समझना चाहूँ क्या हो रहा है। सन एग्जिस्ट कर रहा है, सन में कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं ना, हीट जनरेट हो रही है, रिएक्शंस हो ही रहे हैं। वैसे फ्यूजन रिएक्शन की बात होती है बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है, अब मान लो कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब है बहुत सारी पार्टिकल्स निकल रहे हैं उससे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह मान लीजिए कि सोलर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऑरोरा हो रहा है। इसका मतलब है जो भी सोलर एक्टिविटी है, राइट, वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, राइट। और एक चीज़ समझो कि किसी भी एक्टिविटी का एक
पीक होता है और एक सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैसा ही है कि जब ये जितनी भी सोलर एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ ऑरोराज, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर एक्टिविटी, सोलर फ्लेयर्स, ये जब मैक्सिमम पे होगी अपने, राइट, तो आप बोलोगे भाई सोलर मैक्सिमम चल रहा है। और जब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, राइट, फॉर एग्जांपल जितनी भी हीट जनरेशंस हैं उससे एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ हैं अपने मिनिमम पे होंगी, तो आप उसको बोलोगे कि भाई ये सोलर मिनिमम है। तो सिंपली सोलर एक्टिविटी जो है उसकी फॉर्म बदल जाती है, सिंपल शब्दों में। समझ में आपको? तो जितनी भी टफ डेफिनेशंस दी हों कि XYZ चीज़ें बढ़ जाएंगी, आपने उनमें घुसना ही नहीं है। आपको बस सिंपल चीज़ समझनी है कि जो भी आपको सन से एसोसिएटेड चीज़ें पता हैं वो मैक्सिमम पे जब होंगी तो आप उसे सोलर मैक्सिमम स्टेज कहोगे, जब मिनिमम पे होंगे आप उसे सोलर मिनिमम स्टेज कहोगे। ठीक है, अब हाँ, ये है कि आपको सन का बेसिक्स पता होना चाहिए कि ऑरोराज क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो सन से एमिट होते हैं, या कौन से रिएक्शंस होते हैं सन में, ये आपको स्टैटिक पार्ट में पता होना चाहिए। ठीक है, बट एनीवेज इफ़ यू वर अ स्टूडेंट ऑफ PCM बैच, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, यू शुड बी नोइंग ऑल दिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात कह रहा है कि सोलर मिनिमम और जो मैक्सिमम है ये 2 एक्सट्रीम साइकिल है सन के। हर 11 years में इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वैसे आई रिसेंटली सीन अ नेटफ्लिक्स पे सीरीज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इट इज़ अबाउट दैट ओनली, आई थिंक इनटू द नाइट और समथिंग। एनीवेज जो भी सीरीज़ है कि वो उसमें यही बता रहे हैं कि सन की पोलैरिटी चेंज हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, मुझे जस्ट याद आ गया तो आई थॉट आई विल डिस्कस। एनीवेज तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ हो रही है कि जब भी हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो जितना भी सन का एजेंडा है, चाहे सोलर फ्लेयर्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड गैस हो जो सन से आ रही है स्पेस में, सन स्पॉट्स हो, दे विल बी एट देयर पीक। एंड द मोमेंट आई टॉक अबाउट द मिनिमम पार्ट, तो फ्यूअर सनस्पॉट्स होंगे, सोलर फ्लेयर्स भी कम होंगे। सो एवरी 11 years ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये रिपीट होता है, सिंपल शब्दों में। अब कितना भी टीडियस आपको शब्द यूज कर दे, क्योंकि आपको लॉजिक पता है, यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, एक वेस्टर्न घाट्स में न्यूज़ आई हुई थी, सो आई वांटेड टू डिस्कस ऑल द बैक एंड एज वेल, कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि चाहती हैं कि वेस्टर्न घाट्स के जो भी रीजन्स हैं उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको वेस्टर्न घाट्स के स्टेट्स पता होने चाहिए, ये ऐसे के ऐसे आप याद रखोगे, आगे मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगी इसका। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है कि थोड़ा बैकएंड बताता है इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि एक ग्रुप बनाया गया था अंडर डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जिन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट्स में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई कर दी कि जो भी वेस्टर्न घाट्स में आती हैं उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, और इसके लिए 2018 में एक नोटिफिकेशन भी आ गई कि भाई ऐसा कुछ डिक्लेरेशन की जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने बोला कि इवेंचुअली जो डिसाइड हुआ कि स्टेट्स भी इसमें अपना कंसेंसस दें और स्टेट भी बताएं कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि स्टेट ने ये तो अग्री कर दिया यूनानिमसली कि हाँ ज़रूरत तो है हमें कि हम प्रोटेक्ट करें वेस्टर्न घाट्स को, लेकिन स्टेट्स को और डेलिब्रेट करने के लिए कहा गया। अब स्टेट्स ने डेलिब्रेट करके क्या बोला है कि भाई अब जो है आप पूरा का पूरा प्रोसेस जल्दी कर दीजिए, एक्सपेडाइट कर दीजिए, ताकि हम वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर कर सकें इकोलॉजिकली सेंसिटिव। तो बिकॉज ये न्यूज़ थी तो आई वांटेड टू डिस्कस कि वेस्टर्न घाट्स के पैनल्स कौन से हैं और ESA बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, यानी कि कौन नोटिफाई कर रहा है। तो सिंपल है, नोटिफाई कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली इट्स लाइक ये बनाया जाता है अराउंड सर्टन प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बेसिक एजेंडा क्या है कि एक बफर जोन बनाया जाता है, ठीक है, और उनके आसपास की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर दिया जाता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो मान लो कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है ना, बायोस्फीयर रिजर्व या एनीथिंग, कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है आपका, यहाँ पे रहती है जनता। तो दोनों के बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाता है कुछ इस तरह का, राइट, कि ये जो बफर जोन है इसके अंदर प्रोटेक्टिव एरिया है, बाहर जनता रह सकती है। तो ये जो बफर जोन क्रिएट किया गया है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ताकि एक ट्रांजिशन जोन बना दिया जाए कि इस पर्टिकुलर जोन के एक तरफ हायर प्रोटेक्शन एरिया है जो कि कुड बी एनी प्रोटेक्टिव एरिया, और इसके दूसरी तरफ जो है जनता रहती है, उनको लेसर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो बेसिकली एक बफर क्रिएट कर दिया जाता है,
राइट। दोबारा बता रही हूँ, मान लीजिए ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है और बाहर के एरिया में जनता रहती है, तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरिया और जनता की जो बाउंड्रीज है वो ब्लर्ड है, बाउंड्री के बारे में पता ही नहीं है, तो इसके लिए एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाता है यहाँ पे, राइट, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, कि भाई ये सेंसिटिव एरिया है, इसके एक तरफ हाई प्रोटेक्शन एरिया है, एक तरफ लो प्रोटेक्शन एरिया है। तो डेफिनेशन वाइज कुछ इसको आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कहते हो इन जनरल, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन पे सवाल आ जाए एग्जाम में, यू शुड बी एबल टू आंसर कि भाई एक बफर जोन है, एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है जी। चलिए, अब स्टेट्स कौन कौन सी हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। आसपास क्या लिखा है, विल नॉट गेट इनटू दैट, आई जस्ट वांट यू टू सी कि कौन कौन से स्टेट्स एसोसिएटेड है। कैन यू सी ऑल द स्टेट्स। अब होता क्या है, यहाँ पे हम दो गलतियाँ करते हैं, दैट आई वांट टू टेल यू। पहली चीज़, हम तमिलनाडु को कंसिडर ही नहीं करते। मैंने कई बार प्रीमिक्स में भी क्वेश्चन किया है और आप सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को देखते हैं, इसलिए आप बोलते हैं तमिलनाडु तो इसमें आ ही नहीं सकता, बट तमिलनाडु भी इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, गोवा को हम भूल जाते हैं जब हम स्टेट्स को कंसिडर करते हैं, तो गोवा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो स्टेट्स हैं जो आप नहीं भूलेंगे, बाकी तो आपको सीक्वेंस में ही याद रह जाती हैं, ठीक है जी, सिंपल था। चलिए, अब इस पे ना दो रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो जो हमने डिस्कस की कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई हुई है वेस्टर्न घाट्स पे, और एक और रिपोर्ट भी आई हुई है। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, यूपीएससी में ऑलरेडी एक बार सवाल आया हुआ है कि उन्होंने 2-3 रिपोर्ट्स के नाम दिए हुए थे और पूछा कि इनमें से वेस्टर्न घाट से कौन सी एसोसिएटेड है। तो सारी रिपोर्ट्स तो आपको पता नहीं होनी चाहिए, बस कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है, उन्होंने बोला कि हाँ, वेस्टर्न घाट्स को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाओ, बट पूरे को नहीं, ओनली सर्टन पार्ट ऑफ इट, ओनली 37% ऑन इट। 37% इन्होंने क्यों बोला, बहुत सिंपल सी बात बोली। इन्होंने वेस्टर्न घाट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। नेचुरल लैंडस्केप उन्होंने क्या बोला कि अगर नेचर वाइज देखा जाए तो ये एक्स अमाउंट ऑफ एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स में आना चाहिए, लेकिन कल्चरल चीज़ क्या थी कि उन जगहों में कोई रहता भी तो है, तो सडनली जहाँ लोग रह रहे हैं उस पूरे को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव तो नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि जहाँ जहाँ इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर होता है वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बैन हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि डिवीजन आप नेचुरली मत करो कि ये एरिया कितना, इस हिसाब से करो कि कल्चरली जनता कहाँ है, पॉपुलेशंस कहाँ हैं, अकॉर्डिंगली आप उनमें डिविजन्स करो, और जो जो आप डिविजन्स करोगे वहाँ कंप्लीट बैन कर दो ऑन माइनिंग, क्वेरिंग एंड साइन माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। एक और इन्होंने बोली कि यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट्स लगाओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है तो उनको डिटेल स्टडी के बाद लगाओ, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स तो बोला भैया आपने लगाने ही नहीं है, और रेड इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती हैं, बोला स्ट्रिक्टली बैंड, वहाँ पे आप लगाने की कोशिश करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। एक और कमेटी आई थी जिसकी रिपोर्ट थी माधव गाडगिल रिपोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है जो एंटायर हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव कर दो। पर इन्होंने क्या बोला, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जनता भी रहती है, आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव को डिफरेंट जोन्स में बांट दो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जोन्स हैं उनको ESZ1 कर दो, लीस्ट प्रायोरिटी को ESZ3 कर दो, और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रायोरिटी जोन है उनकी चीज़ें भी ईयरमार्क कर दो। फॉर एग्जांपल जो नंबर 1 प्रायोरिटी पे होगा वहाँ पे एब्सोल्युटली चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो 2 और 3 वाले वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ चीज़ें अलाउ कर दो, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। कस्तूरी रंगन जी ने बोला कि नहीं, जो जो रीजन्स कल्चरली हिसाब से हैं उन सिर्फ उन्हीं में आप बैन लगाओ, पर इन्होंने बोला नहीं ऐसे हम डिविजन्स हम कुछ नहीं करेंगे, हम पूरे को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव बोलेंगे, बट डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी हम उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि ज़्यादा पावर लोकल अथॉरिटीज़ को दो रादर देन सेंटर से आने के, और उन्होंने बोला इसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाओ, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल अथॉरिटी, जो कि इस पूरे मैटर को देखेगी, और जिसको कौन गवर्न करेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर वो गवर्न होगी। अच्छा, ऐसा भी आपको सवाल आ सकता है कि कौन सी कमिटी थी जिसने वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल अथॉरिटी बनाने की बात की थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपका आज का आखिरी टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो किस किस के बीच में होगा, जो फार्म पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो उस चीज़ को खरीद रहे हैं, बायर्स, ठीक है। यानी कि मान लो मैं किसान हूँ और आप बायर हो, तो हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि सो एंड सो फसल आपको उगानी है सो एंड सो टाइम में, और सो एंड सो क्वालिटी की होनी चाहिए, अगर इस क्वालिटी की हुई तो आई विल पे अकॉर्डिंगली, और उससे कम क्वालिटी की हुई तो आई विल पे अकॉर्डिंगली। एनीथिंग कुड बी इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल क्वालिटी के हिसाब से डिलीवरी हो सकती है, किसी भी चीज़ के हिसाब से डिलीवरी हो सकती है, बस देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फार्मर
एंड द बायर। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो भी इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करें कि किस तरह से इनको आगे चीज़ें करनी, क्योंकि ऑब्वियसली फार्मर्स के पास पैसा नहीं है। अगर उनसे आप इन इन्वेस्टर्स को जोड़ दोगे तो क्या होगा, इन्वेस्टर्स विल पे देम फॉर इट एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा, फार्मर्स को भी फायदा होगा, राइट। तो इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाए। ठीक है, अब एजेंडा तो उनका सिंपल है कि प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो और मार्केटिंग भी अच्छी हो। मार्केटिंग अच्छी कैसे होगी, अगर प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। लेकिन सरकार ने बहुत एक समझदारी की बात की है, बोला कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत आए, मान लो आपने लोन्स दिए हैं इन्वेस्टर ने फार्मर को या कुछ एडवांसेस दिए, मान लो फार्मर ना दे पाए, तो इन एनी केस आप उनकी लैंड्स नहीं लोगे। जितना भी पैसा आपको लेना है जब फार्मर अपनी चीज़ की सेल करेगा, राइट, तभी आप उस पैसे से लोगे। ये नहीं कि आप लैंड ले लो उनसे, या अगर वो आपको पैसा नहीं दे पाए कुछ मॉर्गेज कर लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोशिश की गई है कि फार्मर के इंटरेस्ट को आगे रखा जाए। और ऐसा नहीं कि बस सरकार ने कह दिया, सरकार एक कमेटी भी बना रही है। उड़ीसा ने बोला भैया हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्विसेज कमेटी बनाएंगे जो देखेगी कि किस तरह से ये चीज़ें हों और फार्मर को नुकसान भी ना हो, और अगर कोई सजेशंस भी देने हैं वो भी दिए जा सके। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग आई वांट टेल यू, जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी तो ये किसके अंदर रेगुलेटेड होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, इससे मॉडल APMC एक्ट्स भी एसोसिएटेड होते हैं कि उसमें डिफरेंट प्रोविजंस हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, कि रजिस्ट्रेशन करनी है, स्पॉन्सर्स कैसे हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा। और क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए आप देखोगे कि डिफरेंट जगह पे मॉडल APMC एक्ट डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। ये हमेशा आप इकोनॉमी भी पढ़ते हो, तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने आपको यहाँ ये दे दिया, अगर दे आस्क यू सम काइंड ऑफ फैक्चुअल डेटा। ठीक है जी, चलिए दैट विल बी ऑल फॉर द डे। आगे मैं कुछ कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ, सो इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड आप डेफिनेटली वीडियो क्लोज कर सकते हैं। 2020 एस्पिरेंट्स, मैंने पहले भी कहा है, मेक श्योर दैट यू डोंट स्टॉप योर आंसर राइटिंग बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि प्री में आपको थोड़ी सी भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, मेक श्योर यू टेक दीज कोर्सेज। ठीक है, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको लगता है आप सब्जेक्ट वाइज कोई दिक्कत है तो सब्जेक्ट्स के डिफरेंट आप कोर्सेज भी ले सकते हैं। 2021 के लिए भी डिफरेंट कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड, ऐसे, ऑप्शनल्स, इंस्टॉलमेंट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। यू विल जस्ट हैव टू विजिट आवर वेबसाइट्स। ठीक है, इन सभी कोर्सेज में इवैल्यूएशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स इवैल्यूएशन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एनी कोर्स। ऑल्सो जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप हमारे डेमो वीडियोस चाहते हैं, पूरा ही जो आपका चैनल है दैट्स अ डेमो वीडियो, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू इट। ऑल्सो हमारी PDFs आर अवेलेबल एट sleepyclasses.com और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द सेम। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।